प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। आप सबसे पहले आप सभी साथियों का एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर, एक शॉर्ट इनविटेशन के ऊपर आप सभी आए। पूरी कॉन्फेडरेशन की तरफ से, हरियाणा की RWH की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के खिलाफ अभियान को बार एसोसिएशन का समर्थन। HSVP सेक्टरों में भवन निर्माण के नियमों को बार बार बदलने और स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों की नीति के विरोध में बार एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। धन्यवाद भी करता हूँ लोग शब्द कहने के लिए। मैं जगपाल सिंह, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पंचकूला। जो मुद्दे या जो भी मुश्किलें वहाँ के रेजिडेंट फेस कर रहे हैं, वो हमारे वकील साथी भी वहाँ बहुत रहते हैं, वो भी फेस कर रहे हैं। और ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सब इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका वो है, इनिशिएटिव है। और मैं इस चीज़ में इनका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी एक जैसी है, चाहे वकील साथी हो हमारे। मैंने अपना बार एसोसिएशन का जब इलेक्शन लड़ रहा था तो डोर टू डोर कन्वेंशन करते हुए वहाँ जीता। उस टाइम वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का इशू चल रहा था, हमारे है। मैं इनके घर वोट मांगने के लिए गया तो पहले तो सुनते ही थे कि वहाँ प्रॉब्लम है, इस तरह की स्मेल आती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन वहाँ खड़े होके मैंने खुद देखा कि वहाँ ये तो धन्य है कि वहाँ रह रहे हो आप लोग, वहाँ 2 मिनट खड़े होना मुश्किल हो रहा था। तो चलो अल्टीमेटली अब सबने संघर्ष किया, वो मुद्दा टेम्परेरीली वो वहाँ से वो हो गया। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, जो एक सैनिटेशन और एक रहने की जगह है, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। गंदगी हम शहर से बाहर या अपने घर से बाहर ही रखते हैं, तो वो शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं होने चाहिए। वहाँ तो फॉरेस्ट एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, सब जगह को मिला के इन बिटवीन एक ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड वहाँ पे है। तो वो आज एक सिर्फ हमारा हवा पानी को दूषित कर रहे हैं, कल पता नहीं और क्या क्या होगा। वहाँ बीमारियाँ हैं, 100 तरह का वहाँ इन्फेक्शन या कुछ भी होता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है अपना इन्हांसमेंट के मुद्दे बहुत टाइम से चल रहे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि इन्हांसमेंट जब आप एक्विजिशन करते हो तो उस टाइम सब चीज़ों को सॉल्व करके कैलकुलेशन करके चलो। जो भी लीगल प्रोपोजिशंस और प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको कैलकुलेट करके चलो, ताकि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए। कोई मकान ले लेता है, कोई बेच के दूसरा ले लेता है, अब उसको नहीं पता मेरे को ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में ऐसे आएगी। वो अपनी सेटअप करके आ गया, उसने अपना 100 चीज़ घर चलाया, खर्चा चलाया, सब कुछ चलाया। लेकिन एकदम से उसके ऊपर एनहांसमेंट का प्रेशर आ जाए तो वो बहुत ही एक ज़्यादा हो जाता है। पानी के बिल, बिजली के बिल, इन सब में भी सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अच्छे से करें। और धन्यवाद जगपाल सिंह जी का। हमारी कॉन्फेडरेशन जो एक अम्ब्रेला बॉडी है, जितनी RWH है HSVP सेक्टर्स की, उनके ऊपर की एक बॉडी बनी हुई है पूरे हरियाणा में। तकरीबन उसमें RWI है। तो जो कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा इशू जो पूरे हरियाणा लेवल का तकरीबन हर एक रेजिडेंट को अफेक्ट करता हो, उनको ये एक चैलेंज के रूप में लेती है। इससे पहले इन्हांसमेंट का इशू हुआ था, 3 जजेस की कमेटी भी बैठी और उसका कुछ सॉल्यूशन भी हुआ, कुछ पैरामीटर ज़रूर बने हैं। लेकिन आज हम शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में सिर्फ 2 इशू हैं। उन इश्यूज़ के ऊपर आपको बुलाया है। 2 इश्यूज़ हैं। एक सबसे बड़ा इशू है जो रेजिडेंट के जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, वो है स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरीज़ जो HSVP सेक्टर्स में जो
पुराने डेवलप्ड सेक्टर में जो बनने लग रही हैं, और बहुत जगह तो कम से कम 20 से 30% इन्होंने अपना एरिया है ना एक्वायर करके जो प्लॉट खाली थे या डिमोलिश करके प्लॉट मकान बना दिए हैं, और उनके इफेक्ट जो आए हैं उसके ऊपर संज्ञान लेके सबसे पहले हमने 22 तारीख को, इस 22 जनवरी को पंचकुला की जितनी RWAs हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी। ऑनरेबल जो रिटायर्ड आर्मी चीफ VP मलिक भी थे उसमें हमारी उसमें आए थे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस एजुटेशन को। उसके बाद पूरे हरियाणा की एसोसिएशंस की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बॉडी थी, 29 जनवरी को हमने उसकी मीटिंग पानीपत में बुलाई, और 29 जनवरी को हमने ये उस मीटिंग में फैसला लिया कि पूरे हरियाणा से रेजिडेंट से 1 लाख से ऊपर साइन करवा के हम सामूहिक रूप से हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव हम ऑनरेबल गवर्नर को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। उसके बाद तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको उस तरीके से जाएंगे, तो गवर्नर साहब को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे उसी दिन बैठ के, जिस दिन हम अपना मेमोरेंडम राज्यपाल जी को हम मुहैया करवाएंगे। तो आज ये हम क्यों कर रहे हैं, नंबर 1 तो इस विषय के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग कोड, इससे पहले 1982 में 1982 में बिल्डिंग कोड, जो यूनिवर्सल बिल्डिंग कोड आपके HSVP के लिए भी और दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो था, उसमें 3 ही चीज़ थी। FAR था वो 120% था, और 2.5 मंजिल तक गवर्नमेंट जो इन्होंने था कि भाई परमिशन थी 2.5 मंजिल तक आप बना सकते थे 120%, मैक्सिमम FAR 120%। अब ये नया कोड लेके आए, नया कोड 2016 लेके आए। उस कोड में भी नया कुछ नहीं था। उस कोड में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इतना किया था कि एक स्टील्ड पार्किंग और दे दी उसमें, स्टील्ड पार्किंग, और वही 2.5 FAR 120%। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किया कि जो हाइट 12 मीटर थी उसको 15 मीटर कर दिया। जब इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया 2017 में, 2016 में कोड आया, और ये अप्रूव्ड होके 2017 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव्ड किया। यहाँ से एक गेम शुरू हो गया, जिसको जस्टिफाई किया यहाँ इसी सरकार के आदरणीय स्पीकर साहब ने, उनकी स्टेटमेंट आई कि भाई किसने ये काम करा लिया, अंडर द टेबल ये काम हुआ है। वो आपके पेपर में उसमें आई है ये चीज़ें। यहाँ से गेम शुरू हुआ। कैसे हमारे को कैसे लग रहा है कि आम आदमी भी इसको समझ सकता है। 2017 में कोई कोड आता है, और 17 में कोड अप्रूव्ड हो गए, 3 महीने के बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट होता है। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या करते हैं कि उस 2.5 स्टोरी को ये कर देते हैं 4 स्टोरी तक, ग्राउंड प्लस 3 और, या स्टील्ड प्लस 4 स्टोरी तक। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल प्रेशर था कि, क्योंकि कोई भी अगर आप कोड लेके आते हैं, कोई भी, तो बहुत कुछ समझ के बनाया जाता है कोई भी चीज़, तो कोई ना कोई प्रेशर जरूर था जो बार बार इसको बदलवा रहा था नॉर्म को। विदिन 3 मंथ, उन 2017 में ही ये एक अमेंडमेंट और लेके आए। उस अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया कि स्टील्ड प्लस 4 स्टोरी तो थी, लेकिन 3rd और जो 4th फ्लोर था, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, उसको डुप्लेक्स इन्होंने कन्वर्ट किया था। सिर्फ डुप्लेक्स, यानी 3rd और 4th सिर्फ एक सिंगल डिवेलिंग थी, यानी पंचकुला शहर में अवैध मकानों को लेकर पंचकुला बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया है कि इस अवैध मकान को बंद करने के लिए सरकार के सामने खड़े हैं। इस वक्त मैं पंचकुला कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ, और हम इस वक्त बात करेंगे पंचकुला कोर्ट परिसर के वकील के जो प्रधान हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका
मुद्दा क्या है और किस मामले को लेकर सरकार के, हरियाणा सरकार के सामने खड़े हैं। प्रधान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जी। क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आप सरकार के सामने खड़े हैं? क्या अवैध बिल्डिंग बन रही है, किस तरह से बन रही है, थोड़ा बताएं। जी, मैं पहले एक छोटी सी क्लैरिटी कर दूं यहाँ पे। ये अवैध बिल्डिंग नहीं कह रहे हैं हम कि ये बिल्कुल ही अवैध है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर अवैध है या ये यहाँ अवैध बिल्डिंग बन रही है। ये जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, रोज़ के रहन सहन को लेके ध्यान में रख के प्रॉपरली नहीं किए गए हैं। उनको ध्यान में रख के करें। और जो कमर्शियलाइजेशन इस चीज़ की चल पड़ी है, स्टिल्ट +3 की, स्टिल्ट +4 की जो कमर्शियलाइजेशन चल पड़ी है, बिल्डर्स इसमें रोल प्लेइंग हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो वो अपना अपना फ्लोर बना के अपना उसमें दिनचर्या शुरू कर देते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे। हाँ जी, अब क्या है, कमर्शियलाइजेशन हो गई है। बिल्डर आते हैं, मैंने प्लॉट बेच दिया, मेरे प्लॉट पे वो 4 उस रूल का अवैध फ़ायदा उठा के, उस रूल को अपने कमर्शियल रूप दे के उसको 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना के वो लोग सेल करते हैं। और वहाँ जो भी रेजिडेंट आते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अब सोसाइटी होती है, एक 50 जनों की सोसाइटी बन गई, उसमें उनको लैंड मिल गई, उन्होंने फ्लैट बना लिए। वहाँ एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जी, वहाँ उसके प्रधान, सेक्रेटरी, उनकी एक मैनेजिंग बॉडी होती है। वो चाहे आपस में किसी की ना बने, वो मैनेजमेंट बॉडी उन कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन मेंटेनेंस है, उस चीज़ का ख्याल रख के वो मेंटेन करती है। अब यहाँ 4 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, तीनों के में 2 की बनती है, नहीं बनती, सेपरेट इशू है। लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं, उस वजह से कन्फ्रंटेशन होती है और सोसाइटी में अनरेस्ट आती है। आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचा रही है? कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि सरकार फ़ायदा पहुंचा रही। आप खुद भी वकील हैं और बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, तो आपने इस मुद्दे को कोर्ट में ना उठाकर मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाया है, कारण बता दीजिए। कोर्ट में भी लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने ये सवाल मेरे से दूसरी बार पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मीडिया में ही उठाया जा रहा है या उछाला जा रहा है, ये इस तरह का नहीं है। ये एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले एक हम लीगल प्रोसीजर की अगर बात करें, क्योंकि हम ऑब्वियसली मलिक साहब भी और मैं भी, हम वकील हैं, लीगल प्रोसीजर से चलने की बात करें तो कोर्ट भी ये कहती है कि पहले आप रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में दो, सरकार को दो, वहाँ नहीं सुनवाई होती है, फिर कोर्ट में जाए। ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर जो मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं? बिल्कुल खटखटाया जाएगा जी कोर्ट का दरवाज़ा, क्योंकि कोर्ट ही एक अंतिम वो बचता है। अगर सरकार सिस्टम के 2 पहलू हैं जी, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। अगर एग्जीक्यूटिव में कोई चीज़ नहीं आपका सोल्यूशन निकलता तो जुडिशियल सिस्टम में उसका सोल्यूशन है। जी, धन्यवाद प्रधान जी बात करने के लिए। सरकार के खिलाफ, या कह सकते हैं कि सरकार के सामने खड़े हैं लोग, किस तरह से पंचकुला में जो रूल रेगुलेशन ना होकर बिल्डिंगें जो बन रही है और लगातार बनती आ रही है, इस पर रोक लगाने के लिए बार एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ थे और आप देख रहे थे इदम टुडे न्यूज़।